Lower limb orthotics 3, chapter number 19, training procedures. Lower limb orthoses are designed to provide the patient with maximum amount of function with a little discomfort, effort and sacrifice of cosmesis problems. अच्छा, अगर हम अपर लिम ऑर्थोसिस और लोअर लिम ऑर्थोसिस को कंपेयर करें तो अपर लिम ऑर्थोसिस में हम अगर फंक्शन पर्पस के लिए नहीं भी देते तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए दे सकते हैं, लेकिन लोअर लिम ऑर्थोसिस के लिए अगर हमने फंक्शन के लिए प्रोवाइड करनी है तो फिर हम कॉस्मेसिस को सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि अगर हमने फंक्शन कराने हैं तो अगर कॉस्मेसिस नहीं भी सही होती है, इतनी मैच नहीं करती है उसकी बॉडी से या अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमने फंक्शन तो कराना है ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे अगर हम लोअर लिम ऑर्थोसिस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? एक तो उनके लिए सेफ़ होना चाहिए कि अगर उन्होंने ऑर्थोसिस पहनी हुई है तो उनके लिए जो एम्बुलेशन है वो इजी हो और सेफ़ हो, ऑप्टिमम स्पीड हो, ज़्यादा थकाए ना, उसका इतना वज़न ना हो कि ऑर्थोसिस थका ना दे उसको, उसकी एनर्जी ज़्यादा ना लगे। साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है ताकि मसल में स्ट्रेंथ आए। एक्सरसाइज करेंगे तो मसल में पावर आएगी और मसल अच्छे तरीके से जो है वो गेट कर सकता है, मसल परफॉर्म करवा सकता है। इससे क्या होगा, डिफ़ॉर्मिटी प्रिवेंट हो जाएगी और जो डिफ़ॉर्मिटी है पहले से उसमें कमी आ जाएगी। और कॉस्मेसिस अगर हम कॉस्मेटिकली भी मेकिंग इट एबनॉर्मेलिटीज़ एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल। ठीक है, कॉस्मेसिस को हम मद्देनज़र तो रखेंगे, ज़्यादा बुरी भी नहीं लगनी चाहिए कि पेशेंट को ही जो है वो बुरा फील हो कि लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए कि अगर हमने फंक्शन प्रोवाइड करने हैं तो कॉस्मेसिस को हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज सेफ्टी। द पेशेंट मस्ट बी टॉट टू परफॉर्म विद मैक्सिमम सेफ्टी टू प्रिवेंट फॉल्स विच में प्रोड्यूस एडिशनल इंजरी। ठीक है, और ये ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, एक दफ़ा वो गिर जाएँ तो उठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी ट्रेनिंग में ये शामिल करेंगे कि अगर वो गिर जाते हैं तो उठना कैसे है। He also learns to carry out activities with maximum strain upon cardiac and respiratory capacity which may be subnormal। अच्छा, आपकी कार्डियक और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? जो कार्डियक कैपेसिटी होती है इसमें ना कार्डियक मसल्स की एफिशिएंसी को देखा जाता है कि कितने एफिशिएंट है कार्डियक मसल्स कार्डियक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, ये लंग्स की कैपेसिटी होती है। एक नॉर्मल एवरेज मेल एडल्ट में 6 लीटर होती है एयर, लंग्स की कैपेसिटी के वो इंस्पायर कर सके और इनहेल कर सके। तो अब यहाँ पर जो है कार्डियक कैपेसिटी और जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी वो सब नॉर्मल होगी। सब नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल जो हेल्दी पीपल होते हैं, नॉर्मल हेल्दी पर्सन से थोड़ी कम। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ इस तरह की परफॉर्म कराएं कि उनकी कार्डियक और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, सांस ना उनको मज़ीद बहुत ज़्यादा चढ़ना ना शुरू हो जाए या हार्ट रेट ज़्यादा ना हो जाए। टेक्निक्स आर सिलेक्टेड विच विल नॉट हार्म द पेशेंट स्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। The patient and his family are made fully aware of the importance of these considerations. For example, अब सेफ्टी के लिए केन्स और क्रचेस बहुत हेल्प कर सकते हैं कि ये जो है वो सेफली एम्बुलेट कर सकें। Second is speed and endurance. Most of the patients are interested in getting from place to place in most rapid manner with safety. Speed must be reduced in the interest of conserving energy. Disabled patients फिजियोलॉजिकल पोटेंशियल एंड रिजर्व्स आर ऑफन रिड्यूस्ड एंड लाइकली टू फटीग इजीली। डिसेबल्ड पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मल लेवल की कैपेसिटी शो नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। फॉर सम पेशेंट्स विद कार्डियक कंडीशंस एंड्योरेंस एज्यूम्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। उनको हम यही एडवाइस करेंगे कि वो आराम से चलें, अपनी स्पीड कम रखें ताकि उनकी एनर्जी कम वेस्ट हो। देन एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर द मसल स्ट्रेंथनिंग पर्पज। Potential for improvement of the affected movements exists. Emphasis may be placed on exercise in order to increase motor strength, coordination of the muscles, and or timing. For example, the patient with weak hip flexors may be taught to emphasize the maximum hip flexion to strengthen the iliopsoas muscle group and improve its ability to contract quickly. अगर hip flexors weak हैं
तो हम उसकी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा हो और वो इजीली जो है वो कंट्रैक्ट हो जाए। जब मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्स जितनी जल्दी कंट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्सेशन का भी टाइम आएगा। Prevention of deformity. Abnormal distribution and transfer of the body weight may produce or aggravate the orthopedic deformity. For example, in pes valgus, continual weight bearing on the everted foot may produce permanent distortion of the structure of the bones of the foot and can contribute to the contracture of the lateral musculature. देखिए, अब पूरी बॉडी का वजन जो है वो फुट से ही ट्रांसफ़र होना है ग्राउंड में। अब जो पाँव की हड्डियां हैं वही ज़मीन के साथ टच होनी है, तो अगर एक स्पेसिफिक बोन पे मुसलसल वेट पड़ता जाएगा तो क्या होगा, पेन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो सकती है और जो स्ट्रक्चर हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो पाँव की हड्डियों का स्ट्रक्चर बना हुआ वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं कंट्रैक्चर्स बन सकते हैं कि पोजीशन में रहने से, मसल कंट्रैक्चर भी बन सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऑर्थोसिस बनानी पड़ेगी और उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उसको उस जगह से रोटेट करवाए और प्रेशर जो है वो एक ही हड्डी पर ना पड़े। प्रॉपर ऑर्थोटिक फिटिंग इज प्राइमरी कंसिडरेशन इन रिलीविंग द malalignment. Training must help ensure that the patient walks in a manner which will not favor the exaggeration of the deformity. Cosmesis. If the motions of both the affected and the normal limbs are made as similar as possible, minimal attention is drawn to the patient's disability. For example, the patient with hip flexors weakness likely to be instructed to use the trunk flexors to swing the leg forward rather than to use less cosmetic methods such as circumduction or affected hip or exaggerated use of the plantar flexors on the opposite limb, that is bolting. अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो इंसान की जो गेट होती है ना वो भी कॉस्मेसिस में ही आती है कि जैसे वो चलता है। अगर तो हमें उसकी नॉर्मल की तरह उसकी गेट जो है वो नॉर्मल, नियर टू नॉर्मल, एज मच एज पॉसिबल नियर टू नॉर्मल नज़र आ रही है तो हम कहेंगे कॉस्मेटिकली अच्छा ही है। लेकिन अगर वो इस तरह झटके दे के हिप को हिप जो है एकदम से ऊपर नीचे हो, हिप जॉइंट पेल्विस ऊपर नीचे हो, या फिर वो सरकमडक्ट करता हुआ चले टांग घुमा के, तो वो कॉस्मेसिस उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी गेट जो है वो फ़ौरन पता लग जाएगी कि इसकी गेट ख़राब है। तो वो क्या कह रहा है, अगर हिप फ्लेक्सर्स वीकनेस होते हैं, एग्जांपल दिए सिर्फ कि अगर वो ट्रंक को फ्लेक्स कर ले तो और टांग को आगे बढ़ाने के लिए रादर देन सरकमडक्शन को ना करे, ट्रंक फ्लेक्सर्स की मदद से ट्रंक जो लेग को फॉरवर्ड मूव कर ले, तो इतना पता नहीं चलेगा कि इसकी गेट ख़राब है। Training program sequence and methods. The objective of the training program is to enable the patient to perform in the most efficient way so that he will be as independent as his disability allow. The principle is to test the patient for what he can do. जाहिर है उसके मसल की पावर कितनी है, वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, आइदर इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है, आइदर वो ट्रेनिंग के काबिल है कि नहीं है, क्या उसकी कार्डियक एक्टिविटी या कार्डियक मसल्स इजाज़त देते हैं वो ये एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है सिर्फ, या फिर उसके लिए क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत बेसिक नीड वाली हैं, सिर्फ वही कराई जाए। आफ्टर द ऑर्थोसिस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड फैब्रिकेटेड, चेक whether the orthosis meet the standards of the comfort, fit, cosmesis and workmanship. और ऑर्थोसिस बन जाने के बाद भी हम देखेंगे इधर ये पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है, उसकी फिटिंग सही है, उसकी वॉक कराएंगे अगर वो फिजिबल है, और कॉस्मेसिस देखेंगे उसकी, और वर्कमैनशिप जो उसने बनाई है उसकी स्किल्स क्या थी। इट प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग जनरल सीक्वेंस। सबसे पहले गेट एनालिसिस, प्री ऑर्थोटिक एक्सरसाइजेस, डोनिंग द ऑर्थोसिस, पहननी कैसे उतारनी कैसे, एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। देन गेट ट्रेनिंग, एलिवेशन एक्टिविटीज़ जैसे कि रैम्प्स पे, स्टेयर्स पे या कर्ब्स पे चलना सिखाएंगे। अदर एम्बुलेटरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स, यहाँ से यहाँ बेड से उतर के दिखाएं, चढ़ के दिखाएं। मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्थोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अच्छा, गेट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। गेट एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट्स मैनर ऑफ वॉकिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न। Gait analysis evaluation procedure include other methods such as manual or electric muscle testing and measurement of joint range of motion. Range of motion चेक करेंगे, muscle test करेंगे, electrically भी और manual भी। Pre-orthotic exercises क्या हैं? Various exercise may be prescribed to increase the strength and
range of motion to promote coordination of the muscles, endurance, energy and agility, thus enable the patient to perform the daily activities। ठीक है, अब वो कितने टाइम में वो एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है या उसको क्या चैलेंज मिल रहा है, तो वो कितनी एनर्जी से वो काम परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो ये वाली चीज़ें, कोऑर्डिनेशन मसल का अच्छा होगा बॉडी के साथ, एंड्योरेंस उसकी स्पीड अच्छी होगी, एनर्जी लेवल उसका अच्छा होगा, और एजिलिटी जो भी उसको चैलेंज दिया जाएगा वो इजीली और क्विकली परफॉर्म कर सकेगा। ऑर्थोटिक एक्टिविटीज़ में ये भी आएगा कि सिटिंग बैलेंस होना चाहिए बेड पे, व्हील चेयर में, या मैट एक्सरसाइजेज वगैरह करा सकते हैं। डोनिंग द ऑर्थोसिस, डोनिंग होता है ऑर्थोसिस को पहनना, और डॉफिंग होता है उतारना। द डोनिंग ऑफ ऑर्थोसिस, दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स इंडिपेंडेंस, ताकि उसको ज़रूरत ना पड़े किसी को बुलाए कि मुझे पहना दो। इट मे बी टॉट इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्थोसिस डिलीवर्ड। द पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट एट लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द ऑर्थोसिस। जब उसे ज़रूरत है उसने बैठना है तो वो नी लॉक खोल ले, जब स्ट्रेट करनी है तो लॉक लगा ले, तो इतना उसको आना चाहिए। बैलेंस एक्सरसाइजेस में आता है, बिफोर ए पेशेंट इज टॉट हाउ टू वॉक ही मस्ट एक्वायर द स्टेबल बैलेंस, यानी कि खड़े होने वाला बैलेंस तो उसको सिखाना पड़ेगा ना पहले ही, स्टेबल। बाद में हम उसकी एम्बुलेटरी एक्टिविटी स्टार्ट करवाएंगे कि वॉकिंग में या गेट में उसकी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हो, रेल में, रैंप में, जहाँ पे भी है हमने उसकी एक्सरसाइज करवानी है। पहले स्टैंडिंग बैलेंस को मेंटेन करेंगे। He may begin by balancing on both feet. Postural alignment is corrected। अब ये बैलेंसिंग में आ गया ना, पहले दोनों पाँव में खड़ा हो रहा है तो उसके शोल्डर्स एक जगह आ रहे हों, एक ही लाइन में आ रहे हों, पेल्विस एक लाइन में आ रहा हो, और फिर उसको बैलेंस रहे। फिर अलाइनमेंट चेक करेंगे। अगर इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आती है वेट बियरिंग कराने पे, तो फिर पैरेलल बार्स, क्रचेज और केन्स जो है वो यूज़ करेंगे। अगर सिंगल स्पॉट रिक्वायर है तो हम जो सी साइड अफेक्टेड है, वीकनेस है जहाँ पर, उसके ऑपोजिट साइड पर उसको केन या क्रच देंगे। व्हेन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग विद ऑर्थोसिस एंड क्रचेज, द पेशेंट्स वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पार्शली ऑन हिज हैंड अपर लिम्ब में, और पार्शली जो है वो लोअर लिम्ब पे ट्रांसफ़र करवाएंगे। फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ द गेट ट्रेनिंग। गेट ट्रेनिंग की क्या गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हील स्ट्राइक पे वो स्टेबिलिटी हो, पुश ऑफ पे क्योंकि मोशन को कंट्रोल करना होता है ना, हील ऑफ या टॉप पे, तो वहाँ पे मोशन कंट्रोल रहे क्योंकि ये स्विंग फेस में जाना होता है। रिदम और टाइमिंग ठीक हो, यानी कि स्टेप लेंथ और ये वो, अगर हम आंखें बंद करके भी जो है वो गेट सुन रहे हैं चलते हुए, तो वो उसकी ये ना हो कभी थोड़ी आवाज़ आ रही है, कभी एकदम से आवाज़ आ रही है, तो एक रिदम होना चाहिए गेट का। इंक्रीज स्पीड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग रिदम और पोस्टरल अलाइनमेंट। डिक्रीज यूज ऑफ स्पोर्ट एज सुन एज प्रैक्टिसेबल, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को पकड़ कर चल रहा है, साइड्स में साइड बार्स लगी हुई हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू में प्रैक्टिस जब करवाएंगे तब तो ज़रूरी है, बाद में हमने उसके बगैर प्रैक्टिस करवानी है। और स्टेप लेंथ जो है वो, स्टेप लेंथ होता है एक ही जो है वो ऑपोजिट फुट का ज़मीन पे लगना। एक जैसे स्टेप लेते हैं ना हम, एक स्टेप लो, अभी हम खड़े हुए और एक स्टेप लिया, ये एक स्टेप लेंथ हो गया। फिर दूसरा पाँव जो उसके जो पीछे है उसने स्टेप लिया है आगे, तो एक सिमेट्री होनी चाहिए स्टेप लेंथ में। यूज़ ऑफ वीएन टू कंपनसेट फॉर प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस, और अगर उसको सेंसेशन लॉस है उसकी प्रोप्रियोसेप्टिव की, उसको पता नहीं लगता कितनी स्पेस रह गया, पाँव रखना है मैंने आगे तो ज़मीन कहाँ तक है, तो वो अपनी आंखों से देखने की कोशिश करे कि वो कहाँ पर पोजीशन सेंस है। अगर उसको महसूस नहीं होता तो आंखों की मदद से वो देखे कि इतना फासला रह गया। Canes and crutches. Some patients do not require canes and crutches. Other requires additional support to ensure, जिनको additional support की ज़रूरत होती है canes and crutches के साथ, ताकि उनकी एनर्जी कम लगे। तो उसमें जो फिर गेट पैटर्न आते हैं उसको भी हमने कैटेगराइज किया है। 4 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, ऑल्टरनेट गेट, साइमल्टेनियस शफल गेट, ऑल्टरनेट शफल, स्विंग टू एंड स्विंग थ्रू। ठीक है, इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं 4 पॉइंट गेट से। 4 पॉइंट गेट, अब इसमें क्रच भी है और लेग है। जब वो ज़मीन पर लगती है तो उसको हमने एक पॉइंट बना दिया, तो ये 4 पॉइंट होंगे। इसका मतलब 4 पॉइंट्स पर टच हुआ है बारी बारी। वन लेग इज मूव फॉरवर्ड while the patient balances on the other leg and both hands. Sequence is right hand, पहले राइट हैंड रखेगा, फिर लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड को आगे लेके जाएगा, फिर राइट लेग को। तो ये 4 पॉइंट बन गए। दिस गेट इज taught when the patient is able to take steps with both lower limb. It is useful for maneuvering in confined areas and is a bilateral partial weight bearing gait. इस डायग्राम से 4 पॉइंट गेट और भी क्लियर हो जाएगी। पहले राइट हैंड,
then left leg, left hand, then right leg. 2-point gait. More advanced than the 4-point gait and similar to normal walking. The hand and opposite leg are advanced simultaneously. The sequence is right hand and left leg एक ही साथ and left hand and right leg. This gait required better balance and coordination than the 4-point and is more rapid method of ambulation. इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगी कि 2-point gait क्या है. राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग एट वंस, ठीक है, 1 पॉइंट हो गया. फिर लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग 1 पॉइंट हो गया, तो ये 2-point gait हो गई. 3-point gait. When the weight bearing on one leg must be limited or when patient is unable to advance that leg, the sequence is unaffected leg को पहले रखेगा, then affected leg and both hands. Here is the picture of 3-point gait. Step 1 में देखिए unaffected leg, Step 2 में affected leg, then both hands. Alternate shuffle drag to gait. An elementary gait for the patients that unable to advance the lower limbs separately. The patient balance in a tripod position so that his line of gravity always falls between his feet and the crutch tips. He drags his leg forward by using his trunk and shoulder muscles. अभी ड्रैग करता हुआ आगे लेके जाएगा, घसीट के टांग को आगे लेके जाएगा. और सीक्वेंस क्या होगा इस घसीटने की, पहले राइट हैंड को लेके जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड, फिर ड्रैग करेगा दोनों हाथों को क्रच के दरमियान आ जाए. द गेट इज स्लो, इनश्योर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, फीट आर ऑलवेज टचिंग द फ्लोर, क्योंकि ड्रैग है तो फिर जो है वो स्विंग में जाएंगे नहीं, वो ड्रैग करते हुए आगे जाएंगे. एंड ओनली वन क्रच इज रेज्ड एट वन टाइम, एक टाइम में एक ही क्रच ऊपर उठाएगा. दूसरी है साइमल्टेनियस शफल, इसको भी ड्रैग टू करेंगे लेकिन ये साइमल्टेनियस है. इसमें क्या होगा, स्लाइटली मोर एडवांस देन ऑल्टरनेट शफल. लास्ट वन से एडवांस है. ये सीक्वेंस है बोथ हैंड्स देन ड्रैग बोथ फीट. ड्रैगिंग ही हो रही है लेकिन पहले दोनों हाथों को ले गया, फिर उसमें तो पहले एक हाथ को लेके गया था, यहाँ पे दोनों हाथों को इकट्ठा ले गया और फिर ड्रैग कर लिया उसने फीट वहाँ तक. द पेशेंट मस्ट बी एबल टू बैलेंस मोमेंटरीली ऑन हिज फीट वाइल बोथ क्रचेज आर एडवांसिंग. स्पीड इज गेन्ड बाय द यूज ऑफ हिज गेट. Swing to gait. More advanced than shuffle gait. Instead of dragging his feet, the patient raises his lower limb slightly off the floor. Drag to में तो ड्रैगिंग करता, घसीट के लेके जा रहा था, टांग को ऊपर नहीं उठा रहा था. स्विंग टू में उठाएगा. इसमें क्या होगा, पहले दोनों हैंड्स को रखेगा, फिर स्विंग बोथ फीट टू जस्ट बिहाइंड द क्रच टिप्स. सिर्फ जहाँ तक क्रच है ना वहाँ तक पाँव को लेके जाएगा. पहले जो भी इसने क्रच या केन पकड़ी है पहले उसको उठा के दोनों हाथों से वो उठा के एक पॉइंट पे लेके जाएगा. फिर दोनों पाँव को उठाएगा और सारा वजन जो है वो बाजुओं पे आएगा उसके, और स्विंग करता हुआ दोनों पाँव को उठा के क्रच की जो टिप्स हैं जहाँ पे लगी हुई है बस उसी लेवल पे ला के पाँव रख देगा. तो द ट्राइपॉड पोजीशन इज मेंटेन्ड. इट मे बी सिंप्लीफाइड बाय ऑल्टरनेट एडवांसिंग ऑफ द हैंड्स. Here is the picture of swing to gait. पहले उसने both hands रखे और फिर पाँव भी वहीं पर ले आया. Swing both feet to just behind the crutch tip. Swing through gait. Most advanced gait requiring the most balance, strength and coordination. The patient swing his leg beyond the crutch tip. अब ये आगे ले जाता है टांगे, swing through हो जाता है, यानी कि जहाँ पे क्रच की टिप्स थी वहाँ से आगे चला जाता है. अगर क्रच की टिप्स तक रहे तो वो स्विंग टू होती है, अगर क्रच की टिप्स से आगे चली जाए टांगे तो फिर वो स्विंग थ्रू बन जाती है. द सीक्वेंस इज बोथ हैंड्स स्विंग बोथ लेग्स टू अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द क्रच टिप सो दैट द बेसिक ट्राइपॉड बैलेंस रिवर्स्ड. दिस इज वेरी रैपिड गेट बट रिक्वायर्स बेटर बैलेंस. इसके लिए बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए. और पेशेंट पार्टिसिपेट इन प्रिपरेटरी, उसके लिए पहले हमें एक्सरसाइज करवानी पड़ेंगी, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और पैरेलल बार्स के दरमियान वो एज अ क्रच जो है उस टाइम उसको वर्क कर रही होंगी. देन बैलेंस ऑन क्रच एंड केन. पहले पैरेलल बार्स पे उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि वो पैरेलल बार्स पे इजीली जो है वो उसकी जो है वो बाजुओं की और शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाएगी पैरेलल बार्स में, और फिर उसको क्रच एंड केन दिए जाएंगे. तो आप इस पर प्रैक्टिस करो. इन एडिशन टू फॉरवर्ड वॉकिंग द पेशेंट रिक्वायर्स स्किल इन वॉकिंग साइडवेज, बैकवर्ड्स एंड इन टर्निंग कॉर्नर्स. दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्विंग थ्रू गेट. पहले उसने दोनों हाथ रखे, फिर दोनों लेग को स्विंग करता हुआ क्रच टिप से आगे ले गया. The ultimate goal of the gait training is the ability to walk indoors on a variety of floor coverings. अब ये इस पर भी हम कराएंगे ताकि वो
कभी वो बाहर चला जाए, कभी किस तरह की सड़क होती है, कभी किस तरह की, तो उस पर भी ट्रेनिंग करवा लेंगे। और क्राउडेड रूम्स में थ्रू डोर्स एंड आउटडोर्स ऑन सरफेस इंक्लूडिंग ग्रेवल टाइप हो, यानी कि क्रश स्टोन एरिया हो, कोबल स्टोन एरिया हो, उधर एक्सरसाइज करवा लेंगे। सीमेंट वाले एरिया में और क्राउडेड स्ट्रीट्स में भी करवा सकते हैं। एलिवेशन एक्टिविटीज़ करवानी है तो रैम्प पे करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्बुलेशन का। एनी गेट डिस्क्राइब में बी यूज्ड में ऑन रैम्प। स्विंग टू गेट इज प्रेफर्ड ऑन रैम्प टू कंजर्व एनर्जी एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। एबनिस्टर में भी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज, यानी कि वो जो साइड वाली पकड़ने वाली होती है, अगर रैम्प में करवा रहे हैं तो साइड में पकड़ने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको बेनिस्टर कहते हैं, ठीक है, ताकि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग रैम्प्स ईजी हो जाए। फिर उसके बाद स्टेयर्स की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। मच मोर स्किल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर। पेशेंट हु यूज क्रच एंड बायलेटरल ऑर्थोसिस मस्ट गेन इनफ हाइट टू क्लियर द स्टेप्स और हर्डल्स। स्टैंडर्ड स्टेप जो है वो 8 इंचज़ के होते हैं, और फिर हम ज़्यादा पे भी करवा सकते हैं। पहले 8 इंच से स्टार्ट करेंगे, फिर 12 to 15 इंचज़ हाइट। यूज़ ऑफ 1 or 2 banisters increases the patient's stability and make elevation easier. In accordance of disability, the patient should climb stairs without use of banisters. ओके, टेक्निक्स क्या है क्लाइंबिंग स्टेयर्स की? मार्क टाइम होता है। मार्क टाइम क्या होता है? सिंपल है, 1 foot इज रेड टू द नेक्स्ट स्टेप एंड द सेकंड फुट इज ब्रॉट टू द सेम स्टेप। ऐसे होता है, एक पाँव रखा एक स्टेप पे सीढ़ी के, फिर दूसरा पाँव उसी स्टेप पे लेकर आए, ये मार्क टाइम है। बोथ फीट आर ऑन द सेम स्टेप। आखिर में क्या होगा? दोनों पाँव एक ही स्टेप पे होंगे। ओवर स्टेप मेथड क्या है? ये मोर एडवांस है। इसमें पहला पाँव जहाँ पे रखा जाता है और दूसरा पाँव जब लाते हैं वो उससे एक स्टेप हाई होता है। बोथ फीट्स आर नेवर ऑन द सेम स्टेप। ये स्टेप ओवर स्टेप मेथड है। उसके बाद कर्ब्स पे करवा सकते हैं एक्सरसाइज। दे डू नॉट हैव बेनिस्टर्स टू स्टेबलाइज द पेशेंट, डिफिकल्ट टू क्लाइम। पेशेंट शुड गेन प्रोफिशिएंसी ऑन द स्टेयर्स बिफोर अटेम्प्टिंग climbing. Choice of methods used for curbs climbing depending on the patient's disability and skill. और एम्बुलेटरी एक्टिविटीज़ कौन सी करवा सकते हैं? जैसे कि सीढ़ियों से उतर के भी दिखाओ। चढ़ना तो आगे उतरो, उतर के दिखाओ। और किस में उससे पूछ सकते हैं कि किस में ज़्यादा इजी फील हो रहा है, चढ़ते हुए या उतरते हुए। और सिटिंग है, व्हील चेयर पर बैठ कर दिखाओ, व्हील चेयर से उठ के दिखाओ। बाजुओं में कितनी ताकत है ये भी पता लग जाएगा कि व्हील चेयर पर कितनी ताकत से वो बैठ रहा है, बाजुओं से कितनी हेल्प ले रहा है। Crutches users have a variety of methods of accomplishing this task. They can approach chair facing forward, backward or sideways, locking and unlocking of knee lock. ये भी एक्सरसाइज में, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएगा। मोर डिफिकल्ट एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्ट्रेट चेयर, कार, टॉयलेट एंड बेंच पे बैठना उठना। पेशेंट शुड ऑल्सो बी टीच इन क्लियरिंग लो एंड हाई ऑब्स्टिकल्स ऑन द फ्लोर। कोई भी चीज़ पत्थर रखते हैं या ईंट रख दें, इसको क्लियर करके दिखाओ, इस तरह की चीज़ें। एजाइल पेशेंट्स आर टीच हाउ टू सिट एंड राइज फ्रॉम द फ्लोर। और बूढ़े पेशेंट्स को अगर वो गिर जाए तो इनके फ्लोर से उठना कैसे है, फ्लोर पे बैठना किस तरह है, ताकि ना ऑर्थोसिस ख़राब हो ना उनके जॉइंट्स ख़राब हो। और ऑर्थोसिस की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। फॉलोअप में बताएं कि अगर ऑर्थोसिस में कोई ख़राबी महसूस हो रही है, ये लॉक्स जो हैं वो टाइट हो गए हैं, कोई रिवर्ट्स या वो चेंज करवाने हैं। ऑयलिंग करेंगे, उसकी टाइटनिंग, रिप्लेसिंग स्क्रूज की आप वर्कशॉप ही ला के करवाएंगे। रिपेयर ऑफ द शू, जैसे कार की मेंटेनेंस होती है इसी तरह ऑर्थोसिस की मेंटेनेंस करवाएंगे। केयर ऑफ द शू अटैचमेंट, क्लीनिंग एंड ऑयलिंग ऑफ द जॉइंट्स। केयर ऑफ लेदर, अगर लेदर लगा हुआ है, लेदर बहुत जल्दी स्मेल देना शुरू हो जाता है और जल्दी ख़राब हो जाता है, तो फिर लेदर की केयर ज़रूरी है। और जो भी मेटल पार्ट्स हैं उनकी केयर भी ज़रूरी है। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रिवेट्स, जो भी चीज़ें लगाई हैं, बोल्ट नट वगैरह, उसको लूज़ करना है या टाइट करना है, सारी चीज़ें आप वर्कशॉप में आकर दिखाएंगे। पिक्चर है जिसमें केन्स दिखाई गई हैं, क्रचेस दिखाई गई हैं। दोनों जो है वो गेट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिनको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो। केयर और मेंटेनेंस में ये भी आता है कि रिप्लेस करवाने, अगर शू के जो पार्ट्स हैं वो भी करवा सकते हैं। अगर लेंथनिंग करवानी है ऑर्थोसिस की वो भी हो सकती है। अब ये सारी समरी क्या है गेट ट्रेनिंग प्रोसीजर की? हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि हम पेशेंट की सेफ्टी को में इम्प्रूवमेंट ला सकें, स्पीड हो सके, एनर्जी जो है वो कम लगे, लाइट वेट होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी हो, कोऑर्डिनेशन मसल की ऑर्थोसिस के साथ अच्छी हो, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अगर नहीं भी है तो उसको हम ऐसा बनाएं कि फंक्शन भी दे और कॉस्मेटिकली भी अच्छी लगे। प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी हो, रिडक्शन ऑफ द डिफॉर्मिटी हो, ये पेशेंट के बेनिफिट में आए, नुकसान ना दे।